Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 अगस्त 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पपुआ न्यू गिनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज इन इंडिया। नीचे ना आपको 4 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए और पूछा क्या जाता है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी ऊपर ये जो 4 बॉडीज़ दी गई हैं इनमें से कितनी, कौन सी नहीं, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कितनी बॉडीज़ को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि वो संवैधानिक बॉडी कहलाती हैं। सबसे पहली बॉडी का नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, थर्ड का नाम है नेशनल लॉ कमीशन और फोर्थ का नाम है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। और नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए क्योंकि बताना है इनमें से कितनी बॉडीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती हैं। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों ही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ओनली 3 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी चारों की चारों बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ ट्रेंड होती हुई देखी होगी, हिंदी नेशनल लैंग्वेज करके। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, हज़ारों आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है, इवन सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है। हमारा संविधान क्या कहता है हिंदी को लेकर वो भी आपको समझाऊंगा, प्लस ये पूरा मामला क्या है जिस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पहले आप लोग आर्टिकल्स देख लो। डेली बेसिस पर कल के दिन यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइव मिनट ने भी इसको पब्लिश कर रखा है, उसके साथ साथ यहाँ पर आउटलुक, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको हिंदुस्तान टाइम्स में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब समझते हैं पूरा ये मैटर था क्या एग्जैक्टली। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने देखा होगा मैप के अंदर। ठीक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही वाला रीजन है जो कि भारत को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में जोड़ता है। तो वो जो वहाँ पर सिलीगुड़ी नाम का जो शहर है ना, जो वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। और जो ये पर्टिकुलर केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट निकल कर आया है हिंदी लैंग्वेज को लेकर, वो बेसिकली यहाँ पर यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, सिलीगुड़ी शहर वाला जो एक्सीडेंट केस है, इसी के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर में वो एक्सीडेंट होता है, 2 पर्सन होंगे, है ना, दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी टकराव हुआ होगा, दोनों आपस में भिड़ गए होंगे, किसी को ज़्यादा चोट आई, उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हुई है। तो जिसको ज़्यादा चोट आई है, जिसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई हैं, वो कहाँ पे पहुँच गया व्यक्ति, वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में पहुँच गया अपना इस पूरे मैटर की सुनवाई के लिए। ट्राइब्यूनल क्यों गया, कोर्ट क्यों नहीं गया? देखो ट्राइब्यूनल और कोर्ट बेसिकली एक जैसे ही होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको पता होगा ट्राइब्यूनल को यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके ऊपर केसेस का जो बर्डन है वो थोड़ा कम रहे और कोर्ट से पहले यहाँ पर हम केसेस को रिजॉल्व कर सकें। तो वो केसेस रिजॉल्व कैसे हो सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स के अंदर में हो सकते हैं। वैसे ये जो वर्क है ये कोर्ट की तरह ही करता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया। तो मोटर एक्सीडेंट्स जो होते हैं इसके लिए यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स देखने को मिलेगा। हमारे देश में अलग अलग शहरों में जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं वो बनाए गए। तो जो सिलीगुड़ी शहर में एक्सीडेंट हुआ था, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ज़्यादा डैमेज हुई है, उसने क्या किया, इस पूरे मैटर को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के अंदर में जो ये MACT यानी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है ना, वहाँ पर ये केस जो है इन्होंने दर्ज करवा दिया। तो आप भी सोच रहे होंगे केस
जो है वो था सिलीगुड़ी शहर का, एक्सीडेंट जो था सिलीगुड़ी शहर का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो क्लेम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पर अपना जो केस है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर में रजिस्टर्ड करवा दिया। अब होता क्या है, उत्तर प्रदेश में इसलिए रजिस्टर करवाया, उनको हिंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से आती है। दूसरी तरफ का जो यहाँ पर पर्सन है, जो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं, वो ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यहाँ पे पिटीशन डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर कह सकते हो कि कहते हैं कि जो ये केस है ये यूपी के अंदर में रजिस्टर्ड कर दिया गया है, प्लीज़ इस केस को दार्जिलिंग ट्रांसफ़र करवा दो। ठीक है, यानी वही सिलीगुड़ी के पास में ही वहाँ पे ये जो केसेस को रजिस्टर करवा दो। क्यों? क्योंकि इस एक्सीडेंट को जिसने देखा है, जो यहाँ पे गवाही देने वाला इंसान है, जो विटनेस है, वो यहाँ पर बंगाल का रहने वाला है। तो उसको यहाँ पर हिंदी अच्छी नहीं आती है, हिंदी सही से नहीं आती है, उसको बंगाली आती है। तो ये जो केस है इसको सीधा कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, वहीं पर सिलीगुड़ी के पास। ये बात सुप्रीम कोर्ट में एक एज अ पिटीशन यहाँ पर मांगी गई। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को देखते हुए बोला कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज एंड जितने भी विटनेसेस हैं, जो भी यहाँ पर गवाही देने वाले व्यक्ति हैं, है ना, उनको यहाँ पर हिंदी आनी चाहिए, हिंदी में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं उनके थ्रू। यहाँ पर मैं जो फ़ोटो है इसको चेंज करवाता हूँ। थंबनेल में जो ये पिक्चर लगा दिया गया है ना, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी का लगा दिया गया है। मैं इसको चेंज करवा दूंगा, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट आया है ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता की साइड से आया है, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर केस ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। इवन यहाँ पर ये बोलते हैं कि इन अ कंट्री एज अ डाइवर्स इट्स इंडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषाएँ हैं जो है बोली जाती हैं। यहाँ पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी सबसे प्रोमिनेंट है। तो हिंदी यहाँ पर आनी चाहिए। इसी के बेसिस पर यह स्टेटमेंट देकर इन्होंने यहाँ पर जो एक केस ट्रांसफ़र है इसको ट्रांसफ़र नहीं किया। समझ गए? तो ये तो था पूरा का पूरा मामला कि एग्जैक्टली मामला क्या था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो आज के समय पर तेज़ी से कवर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि हिंदी को लेकर जो हमारा संविधान है वो क्या बोलता है, हिंदी को लेकर जो करंट स्टेटस है वो एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा। देखो, हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है ना, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। ध्यान रखना, अगर आप कोई सा भी यहाँ पर बुक ओपन कर लोगे, यहाँ पे कोई सा भी जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लोगे, वहाँ पर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह नहीं ट्रीट किया गया है। नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला है, राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है, हिंदी को बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। इवन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इसको यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अंदर में। तो हिंदी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जब आपको पता होगा संविधान बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के ऊपर भी फोकस किया गया था कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। इंग्लिश भी यहाँ पर यूज़ की जाएगी हमारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशल और लीगल पर्पस के लिए। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उस समय पर यह बोला गया था कि जो इंग्लिश है वो आने वाले कुछ 15 सालों तक यहाँ पर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रीट की जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 आया, यानी कि 1963 का यहाँ पर एक और एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। और इसने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके यहाँ पे क्या बोला कि हिंदी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली है, इंग्लिश का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब तक जो पूरा लेजिस्लेशन है वो नहीं डिसाइड कर लेता इसको बदलने के लिए, तब तक हिंदी के साथ साथ जो दूसरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो यहाँ पर इंग्लिश रहेगी, दोनों साथ साथ यहाँ पर चलने वाली हैं। समझ गए? ये बात हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर बोल दी गई थी। और इतना ही नहीं, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बोलता है, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन है 1968 का, तो ये वाला जो ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बोला गया है कि जो हमारी सरकार है, सरकार को कहीं ना कहीं जो ये हिंदी है इसके एक्सेलरेशन को और स्प्रेड करना चाहिए, यानी कि हिंदी को और तेज़ी से प्रमोट करना चाहिए, और तेज़ी से यहाँ पर बढ़ाना चाहिए ऑफिशियल यूज़ के लिए। साथ ही साथ में ये रेजोल्यूशन बोलता भी है कि जो हमारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को क्या करना चाहिए कि हिंदी कितनी यूज़ हो रही है, हिंदी के यूज़ में कितना प्रोग्रेशन हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, उसको लेकर हर साल एक रिपोर्ट भी पब्लिश करनी होगी। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको हिंदी को लेकर ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो समझ में आ चुका होगा कि हिंदी का जो स्टेटस आज के समय पर वो इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट निकल कर आए, देखो हिंदी को लेकर ना शुरू से डिबेट रही है। कई लोग मानते हैं नहीं ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, कई लोग का कहना है ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है।
तो इंडिया की यहाँ पर कोई भी अभी नेशनल लैंग्वेज नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये आपने ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को यहाँ पे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए या कोई और लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो आपकी राय है वो ज़रूर से मेंशन करना। ना फ्रंट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों जो मैंने अभी आपको हिंदी को लेकर जो सारा का सारा डेटा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर सारी बातें बताई, वो सब आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया, तो उसके लिए परेशान ना होना, पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें पूरे दुनिया में आज के समय पर पूरे वर्ल्ड में जो हिंदी है वो चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पहली है मैंड्रिन, सेकेंड है स्पेनिश, थर्ड है इंग्लिश और उसके बाद में चौथा यहाँ पर आ जाता है हिंदी। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है, हमारी सारी की सारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर। आपको पता होगा ना, संविधान के अंदर में हमारे 8 शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, उस 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बोला जाता है कि 43.6% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी जो मदर टंग है वो यहाँ पर हिंदी है, और लगभग 11% ऐसे लोग हैं जिनकी सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल क्या एग्जैक्टली यहाँ पर बोलता है। बाकी अगर हम हिंदी की बात करें इंडिया के अलावा और कहाँ पर बोली जाती है, तो फिजी एक देश आपको ओशियाना में देखने को मिलेगा। जो ओशियानिया के अंदर में एक कंट्री है, फिजी नाम का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, इसने यहाँ पर हिंदी को अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा जैसा आपको ही पता होगा कि हिंदी ना इंडिया के साथ साथ कई और कंट्रीज़ में बोली जाती है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, युगांडा, गुयाना, सुरीनेम, उसके बाद में यहाँ पर आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई सारी कंट्रीज़ में जो यहाँ पर हिंदी है वो बोली जाती है। और दोस्तों जो मैंने आपको बोला है ना कि हिंदी सबसे ज़्यादा मतलब कौन से नंबर पर बोली जाती है, तो उसको लेकर डेटा हमेशा से चेंज होता हुआ नजर आया। जैसे 2020 में जो हमारा न्यूज़ ऑन एयर है उन्होंने पब्लिश किया था कि हिंदी 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर में। फिर वहीं पर वही वेबसाइट यहाँ पर मेंशन करती है कि पहले हिंदी 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी। ठीक है, 2018 का जो डेटा बोलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्टेटस है नंबर का, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहता है, समझ गए। कहीं पर अभी कुछ और डेटाज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर बोला जाता है कि जो हिंदी है वो 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। तो सब जगह पर डेटा थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर में भी जो इंडिया के अलावा ये सभी देश है जहाँ पर हिंदी को बोला जाता है। यहीं पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, हमारा ना एक वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट भी है। एक वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहाँ पे बनाई गई है? इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था 2018 के अंदर में। ठीक है, और यहीं पर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो जो यहाँ डेटा में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाते रहते हैं, आप ही पढ़ते रहते हो, तो आपको पता होगा कि 14 सितंबर जो हर साल 14th सितंबर होता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज हिंदी दिवस इन इंडिया। समझ गए? तो हिंदी को लेकर जो भी यहाँ पर स्टैटिक डेटा था वो सब मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। पीडीएफ में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में इसको लिंक कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको डेली करेंट नोट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में जो भी डेटा, जो भी यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उस ग्रुप में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिल रही हैं। किस चीज़ की मिल रही हैं? जैसे अभी मैंने यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा आपको यहाँ पे समझाया। ऐसे में कुछ और आर्टिकल डिस्कस करूँगा आज के न्यूज़पेपर के, तो उन आर्टिकल के साथ साथ आपको बैकग्राउंड डेटा मिलेगा। तो वो सारा का सारा डेटा जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वो पीडीएफ प्रिंटेबल भी है, आप आराम से यहाँ पर उसको प्रिंट कर सकते हो, अपने पास में जो नोट्स है उसमें इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो, पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, तो उसके अलावा भी एक ऑप्शन है। ग्रुप के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप सीधा सीधा वहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने सीधा सीधा व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद में ये जो नंबर आपको दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज करना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। जो भी यहाँ पर मैसेज करना है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिप्लाई मिलेगा और वहाँ पे आपको सारा का सारा जो सिस्टम है वो समझा दिया जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है पेमेंट का, प्लस आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उस डेमो वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद डिसीजन लेने के बाद में पेमेंट करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो।
ठीक है। बाकी दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाओगे, दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो वीडियो आज तक बस लेट था, कल से यहाँ पर वीडियो आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि मॉर्निंग में 8:30 तक 8:30 तक आपको ये जो वीडियो है मॉर्निंग में मिल जाए। ठीक है, चलो अब जल्दी से आते हैं आर्टिकल पर। तो एनवायरमेंट के सेक्शन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार के एनिमल्स को लेकर। तो यहाँ पे जो आपको फोटो में ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जानवर है? यह है क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउड मतलब तो बादल होते हैं, तो वहाँ से इसको नाम क्यों दिया गया? वहाँ से इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं ना, वो क्लाउड के फॉर्म में, ऊपर आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्लाउड के फॉर्म में स्पॉट्स बने हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको क्लाउडेड लेपर्ड का नाम दिया गया। और ये लेपर्ड बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला, प्लस यहाँ पे इसके पास में बहुत सारी स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिल जाती है। तो हुआ क्या कि जो हमारे 2 साइंटिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये देखा कि असम के मानस नेशनल पार्क के अंदर में जो एक क्लाउडेड लेपर्ड है वो लुका छुपी खेलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है ये न्यूज़ में निकल कर आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जानेंगे क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली अब ये सारी चीज़ें दोस्तों एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी। एग्जामिनेशन में जो डायरेक्टली चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो इस लेपर्ड के बारे में है, जैसे इसका IUCN स्टेटस, कहाँ पे पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। आजकल साइंटिफिक नेम भी पूछे जा रहे हैं कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर में। तो जो क्लाउडेड लेपर्ड है इसके बारे में सारा डेटा पढ़ना है तो फटाफट यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में आते हैं, यहाँ पे आपको सभी डेटा इसके बारे में मिल जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड का नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इसके स्किन के ऊपर में क्लाउड की शेप है, इस वजह से इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड पड़ गया। इस क्लाउडेड लेपर्ड को IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है, न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वल्नरेबल कैटेगरी में इसलिए कवर किया गया है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज़ी से जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, या फिर इलीगल तरीके से हंटिंग हो रही है, इनको मार दिया जाता है, शिकार किया जा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल सेक्शन के अंदर में कवर किया गया है। प्लस क्लाउडेड लेपर्ड है ये मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। ध्यान रखना, यहाँ पर ऊपर आपको ये आर्टिकल में चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, बट ये वाला पॉइंट ध्यान रख सकते हो, मेघालय का स्टेट एनिमल भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्लाउडेड लेपर्ड की 2 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। 2 स्पीशी में इसको कैटेगराइज किया गया है। जो पहली स्पीशी है वो है मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा है सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड। जो मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड है ये सेंट्रल नेपाल से लेकर मलेशिया तक पाया जाता है, और जो सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम नियोफेलिस एडियार्डी है, ये बोर्नियो और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के अंदर में भी देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हैबिटेट की, कि कैसे एरिया में इसको रहना पसंद है। तो क्लाउडेड लेपर्ड सबसे ज़्यादा जो घास वाले रीजन है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घासें होती हैं, बहुत घना जंगल होता है, वहाँ पर इसको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्लस काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर रहना पसंद करता है। लगभग कह सकते हो जो हमारे हिमालयन फोटिल्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर रहना इसको पसंद है। साउथ ईस्ट एशिया में प्लस चाइना में भी आपको ये क्लाउडेड लेपर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली भारत की, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो इंडिया को लेकर भी बन सकता है, तो इंडिया में स्पेशली कहाँ कहाँ पर ये क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहली चीज़ सिक्किम के अंदर में, उसके अलावा नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय के हमारे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में यहाँ पर ये सभी जगह पर ये क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बने क्या क्लाउडेड लेपर्ड केवल भारत में पाया जाता है? नहीं, क्लाउडेड लेपर्ड भारत के अलावा कुछ और कंट्रीज़ में, भारत की जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे डेंस फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। बोला जा रहा है कि क्लाउडेड लेपर्ड किसी भी एरिया में प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड पाया जा रहा है, इस जंगल में पाया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वहाँ के जंगल काफ़ी घने हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसको घने जंगल में रहना पसंद है। अब घने जंगल है, पहली चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, हार्ड टेरेन है, प्लस यहाँ पे ह्यूमन का प्रेजेंस कम है, मानव थोड़े कम आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड होता है। तो जहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड प्रेजेंट होते हैं, आप ये चीज़ें आप कह सकते हो पता लगा सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो कि आज के समय में क्लाउडेड लेपर्ड्स की संख्या के ऊपर बुरा असर डाल रहे हैं। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इसे घने जंगल में रहना पसंद है, और दूसरी तरफ अगर आप पेड़ों की कटाई करोगे, जंगल ख़त्म करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स लगाओगे, तो यहाँ पर उसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी संख्या ख़त्म होती चली जा रही है। दूसरा, कभी कभी रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इनको चाहिए होती है अच्छी खासी रेनफॉल। अब रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस की वजह से भी यहाँ पर इनके ऊपर असर पड़ रहा है। फिर जब जंगल कट जाते हैं तो यहाँ पर एक क्लाउडेड लेपर्ड सीधा जंगल से निकल कर कहाँ पहुँचेंगे? गाँव में पहुँचेंगे, जहाँ इंसान रह रहे हैं वहाँ पर पहुँचने स्टार्ट होंगे। तो इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में काफ़ी बार चांसेस हैं इंसान की जान चली जाती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जो इंसान है वो सब मिलकर यहाँ पे इनको जानवरों को मार देते हैं।
ठीक है। प्लस एक और मेन रीज़न है वो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से इस क्लाउडेड लेपर्ड की जो संख्या है वो भी तेज़ी से कम हो रही है। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ चुका है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद पेज नंबर 8 पर आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको जीएस पेपर नंबर 1 हमारा हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके साथ में लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आज के समय पर एक बहुत बड़ा जो पैलेस है वो प्रेजेंट है। वो पैलेस स्थित है और ये 130 साल पुराना पैलेस है, जिसको यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट, एक स्मारक डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये जो 130 साल पुराना जो ये पैलेस है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों नाम ज़रूर ध्यान रखना, नाम है कुत्तिकनम पैलेस। ये कहाँ पर है? इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, केरला के अंदर में स्पेशली। ठीक है। बोला जा रहा है कि जो इस केरला स्टेट का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके जो डायरेक्टर हैं ई दिनेशन, इन्होंने यहाँ पर द हिंदू को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बोला है कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस पैलेस को लेकर, जो भी इतिहास है वो सब प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स हमको मिल चुके हैं और हमने उसके ऊपर एनालिसिस किया है। और उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए हमने ये पाया कि जो ये जो हमारा पैलेस है, ये पैलेस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट का दर्जा लेने के लिए एलिजिबल है। इसको यहाँ पर एक स्मारक डिक्लेयर किया जा सकता है। ये बात खुद यहाँ पे जो हमारा एक्ट है ना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, वो चीज़ें खुद डिफाइन करता है। क्योंकि ये जो एक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो हिस्टोरिकल चीज़ है उसको मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो पैलेस है ये हर चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, एलिजिबल है, तो इसको यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिले हैं, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें बोला जा रहा है कि एक समय पर ना इस पैलेस को आमची कोटरम के नाम से जानते थे। इस पैलेस को लगभग 1890 के आसपास बनाया गया है, 1890 के आसपास बनाया गया बताया जा रहा है। फिर इसमें पहले जब 1890 बनाया गया था तो एक छोटा सा पोर्शन बनाया गया था। धीरे धीरे यहाँ पर इसमें एडिशन करते चले गए, इसको बड़ा करते चले गए। तो कुछ एडिशंस 1900 के आसपास भी किए गए थे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आज के समय पर अवेलेबल हैं इस पैलेस को लेकर, वो डॉक्यूमेंट्स 1892 के पीरियड से निकल कर आते हैं। ये जो पैलेस है इसको एग्जैक्टली कब बनाया गया था? तो जो मूलम थिरुनल रामवर्मा थे, इनके शासन के अंडर में इस पूरे पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था। ये कौन थे? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट को रूल किया था 1885 से लेकर 1924 तक। इस पे शासन किया था और इसी प्रिंसली स्टेट को शासन करते वक्त यहाँ पर क्या है, ये जो पैलेस है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया इनके थ्रू। एक ब्रिटिश प्लांटर जेडी मुनरो, वो भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं इस कंस्ट्रक्शन को। प्लस यहाँ पे जो एक बुक है, एक किताब है, इदुक्की देशम चारित्रम समस्करम, तो ये जो बुक है ना, ये बुक लिखी गई है मनोज माथिरापले के थ्रू। ये जो ऑथर है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो त्रावणकोर के रूलर्स थे, त्रावणकोर के ऊपर जिसने राज किया, जैसे कि यहाँ पर मूलम थिरुनल रामवर्मा हुए जिन्होंने यहाँ पर ये पैलेस को कंस्ट्रक्ट करवाया। उसके अलावा यहाँ पर श्री चित्रा थिरुनल हुए, है ना। उसके अलावा यहाँ पर रिजेंट रानी सेतु लक्ष्मीबाई हुई। तो ये सभी व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पैलेस के अंदर में कई बार यहाँ पर रह चुके हैं, कई बार यहाँ पर इस पैलेस में वो रुक चुके हैं। और इसी बुक में मेंशन किया गया है कि ये जो पैलेस है, इस पैलेस के अंदर में एक स्पेशल हॉल भी बनाया गया है। वो स्पेशल हॉल क्या करता था, जो हमारे दिन भर के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते थे उनका डिस्कशन वहाँ पे उसी हॉल में चला करता था। प्लस यहाँ पर इसी पैलेस के अंदर में एक सीक्रेट टनल भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक रूम से निकलता है एक मंदिर की साइड तक। वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली इन किताबों के अंदर में मेंशन किया गया है। तो इस पैलेस को लेकर कई सारी जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर बताया गया है कि इसको जल्दी एक मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया जाएगा। समझ गए? तो इसके बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आते हैं इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों जनवरी से अभी तक ये आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ ऑर्गन डोनेशंस के मामले में। तो अभी एक और नई रिपोर्ट आ चुकी है। तो देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन डोनेशन है इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, यानी अंगदान की बात कर रहे हैं। कभी होता है कि जो एक जीवित व्यक्ति है वो भी यहाँ पे अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स उसको डोनेट कर देता है, उसको दान कर देता है। कई बार यहाँ पे जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऑर्गन्स को भी डोनेट किया जाता है। लेकिन भारत में जो ऑर्गन्स लेने वालों की संख्या है, जिनको ज़रूरत है ऑर्गन्स, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी ऑर्गन डोनेट करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर हम बाकी सारी कुछ कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बात करें तो। उसी को लेकर यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर बोली जा रही है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ओवरऑल देखोगे पिछले कुछ सालों में अभी तक, तो ऑर्गन डोनेशन वाकई में बड़ा है, वो तो इंक्रीज़ हुआ है। जो अंगदान है ये 2013 में आप देख पाओगे बहुत लोएस्ट नंबर पे था, 5000 के आसपास ऑर्गन डोनेशंस हुए पाए थे।
जबकि 2022 के अंदर में ये नंबर 16,000 को क्रॉस कर गया। 2022 में 16,041 16,041 डोनेशंस हुए थे। ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की साइट से यहाँ पर निकल कर आया है। समझ गए? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग अभी भी 3 लाख पेशेंट्स, कितने 3 लाख मरीज वेट कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हमारे देश में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑर्गन डोनेट करने वाले व्यक्ति की संख्या कम है और जिनको चाहिए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में जो खासकर कैडेवर डोनेशन रेट है ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही कम है। कैडेवर डोनेशन रेट मतलब डेड बॉडी का, एक इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो कई परिवार वाले ऐसे होते हैं कि उस डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन की जान को बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सही करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का जो डेड बॉडी का ऑर्गन डोनेशन है ये रेट बहुत ही ज़्यादा कम इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हमारे आईसीयू डॉक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर वगैरह देखने को मिलेंगे, इनको कहीं ना कहीं फैमिलीज़ के साथ में मिलकर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, एक जागरूकता फैलानी चाहिए कि कैसे यहाँ पर एक डोनर कई सारे इंसान की जान बचा सकता है, कैसे यहाँ पर एक जो डेड बॉडी है वो कई सारे जीवन को सफल बना सकती है। समझ गए? तो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा आया है उसने यहाँ पर यह दिखाया कि जो नंबर ऑफ डोनर्स हैं वो दोनों ही मामले में बड़े हैं, चाहे वो कह सकते हो कि जो लिविंग पर्सन है उसका डोनेशन और जो डेड बॉडी का डोनेशन है वो पिछले कुछ सालों में 2014 के कंपैरिजन में 2022 में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डेटा में ऑलरेडी समझाया। लेकिन ये साथ ही साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि हम डोनेशंस को भी इंक्रीज़ करें। लगभग हर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर, हर मिलियन मतलब हर 10 लाख लोगों में कम से कम 65 डोनेशंस तो होने चाहिए। इंडिया को ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन हम यहाँ पर अभी हैं नहीं। समझ गए? अभी क्या है कि हर 10 लाख लोगों के लिए केवल एक डोनर या एक से भी कम डोनर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। समझ गए? बाकी आप देखोगे 2 देश सबसे पॉपुलर, स्पेन, जब भी ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो स्पेन सबसे टॉप पर आता है। स्पेन के अंदर में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस किए जाते हैं। स्पेन के साथ साथ यूएस, ये दोनों कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर ऑर्गन डोनेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। हर 10 लाख लोगों में 30 से 50 डोनेशंस यहाँ पर होते हैं और इंडिया में हर 10 लाख लोगों में कम से कम यहाँ पर एक या एक से कम डोनेशंस हो रहे हैं। तो इंडिया में कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें एक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये डोनेशन एक नहीं कई सारी ज़िंदगियों को बचा सकता है, ये यहाँ पर बोला गया। समझ गए? सबसे ज़्यादा पुअर रिकॉर्ड किस में देखने को मिला है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैडवर डोनेशन के अंदर में। जो एक डेड बॉडी होती है उसके डोनेशन के मामले में सबसे पुअर रिकॉर्ड यहाँ पर इंडिया में ये देखने को मिल जाता है। हमारे देश में कई सारे ट्रांसप्लांट्स किए गए, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 1500-1600 के आसपास किडनी, 761 लीवर और 250 हार्ट ट्रांसप्लांट्स यहाँ पर करे गए हैं डिसीज़ कैटेगरी में। ठीक है, इस डेड बॉडी वाली कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर ये इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जिस लेवल पर डिमांड है उस लेवल पर इंक्रीमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। पता है डिमांड कितनी है? आप ये देखो, हर साल कम से कम 2 लाख लोगों को किडनी चाहिए होती है इंडिया में, हर साल 2 लाख लोगों को। ठीक है, लेकिन इन 2 लाख में से हर साल कोई 10,000 या 10,000 से भी कम लोगों को ही ये किडनी मिल पाती है, उनका ट्रांसप्लांट हो पाता है। ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली इन रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन की गई है। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल से अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ और डेटा भी देखने को मिलेगा, जैसे कुछ हमारी स्पेशल बॉडीज़ हैं, आपसे उनके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, नोटो वगैरह के बारे में, अगर ऑर्गन डोनेशन करना हो तो कैसे किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो सब कुछ प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेशन की बात आई, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ और डेटा भी है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे, 2021 में भी ऑर्गन डोनेशंस हुए, क्योंकि 2020 में कोविड आ चुका था। कोविड के बाद यहाँ पर ऑर्गन डोनेशंस के अंदर में थोड़ी बहुत यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वो रिपोर्ट अभी जनवरी के अंदर में पब्लिश हुई थी, वो रिपोर्ट मैंने आपको वापस से यहाँ पर दिखाई है। समझ गए? और आज अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस कौन से स्टेट में होते हैं, तो वो टॉप 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। इवन मैं ये 2021 का डेटा लेकर बता रहा हूँ। 2021 में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस हुए, ठीक है, और वो 15 स्टेट्स में हुआ, और उनमें से भी जो टॉप 5 स्टेट है वो कौन कौन से हैं? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? और डिसीज़ डोनेशंस भी यहीं से देखने को मिलेंगे, यानी कि एक डेड बॉडी से ऑर्गन डोनेट किया गया, वो भी सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिलेंगे। इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन रेट है, जैसे मैंने आपको बोला कि पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए हर 10 लाख लोगों में कि जो रेट चल रहा है ऑर्गन डोनेशन का वो 0.52, यानी एक इंसान या एक से भी कम इंसान का चल रहा है। जबकि इसके कंपैरिजन में स्पेन को देखें तो स्पेन में ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा है, पर मिलियन के हिसाब से 49 या 47 पर्सन्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, हर 10 लाख में से 45-46 जो लोग हैं वो यहाँ पर ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ऑर्गन डोनेशन की जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत क्यों हो रही है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि हर साल कम से कम 2 लाख लोगों को किडनी चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें से केवल 8,000 से 10,000 लोगों को ये किडनी मिल पाती है। और हर साल कम से कम 10,000 लोगों को हार्ट चाहिए होता है, ठीक है, हृदय चाहिए होता है, हृदय का ट्रांसप्लांट करवाना होता है, लेकिन उनमें से केवल 200 लोगों को यहाँ पर ये ट्रांसप्लांटेशन हो पाता है, मिल पाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी से लेना पड़ेगा। अगर हार्ट लेना पड़ेगा तो कोई लिविंग पर्सन तो दे नहीं सकता, है ना। लिविंग पर्सन बस खाली डोनेट करने वाली चीज़ें दे सकता है, सो जैसे किडनी वगैरह हो गया, ठीक है, और एक डेड बॉडी के अंदर से यहाँ पे हार्ट वगैरह ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, समझ गए। तो बोला ये जा रहा है जो हार्ट और लंग्स हैं ये हम लोग जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें से यहाँ पर डोनेट करते हैं। और सबसे पहली चीज़, ये प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ये वेस्ट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन डेड बॉडीज़ का डोनेशन करना चाहिए, इनका जो ऑर्गन से बेसिकली उसको डोनेट कर देना चाहिए। बाकी आप डेड बॉडीज़ रख सकते हो, बाकी जो है ऑर्गन्स का डोनेशन कर सकते हो, उस ऑर्गन से यहाँ पर किसी इंसान की यहाँ पर जान बच सकती है, ऐसा एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया, समझ गए। क्योंकि इंडिया में मौतें भी बहुत हो रही हैं। बोला क्या है कि हर साल इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से 1.5 लाख लोगों की जान जाती है हर साल, ठीक है। उनमें से कुछ लोग हैं जो अपना ऑर्गन्स को डोनेट कर पाते हैं, उनके परिवार वाले उस डेड बॉडी से ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा कैटेगरी में ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। अब इंडिया में यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, क्या नियम देखने को मिलेंगे ऑर्गन डोनेशंस को लेकर, वो थोड़ा सा समझते हैं। पहले अगर हम लोग लेजिस्लेशन यानी लॉ कानून की बात करेंगे तो 1994 में एक एक्ट लेकर आया गया था जिसका नाम है थोआ मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। इस एक्ट को यहाँ पर जो हमारी भारत सरकार है वो लेकर आती है, और बाद में यहाँ पर इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था, इसके अंदर बदलाव भी किए गए थे। और ये जो एक्ट है ये सीधी तरीके से ऑर्गन्स का जो कमर्शलाइजेशन है इसको पूरी तरह से बैन करता है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। यानी देखो, एक तो हो गया, अब भाई ऑर्गन डोनेशन की बात की जा रही है तो लोग समझ रहे होंगे भाई ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, मुंह बोला पैसा मिलेगा, तो इस चक्कर में फिर कहीं ना कहीं लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया जाएगा। ऑर्गन्स का व्यापार जो है, उस व्यापार को, उस ट्रेड को, उस कमर्शलाइजेशन को ये पूरी तरह से बैन करने का काम करता है ये थोआ एक्ट। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस दिन कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गन्स का, जिस दिन व्यापार स्टार्ट हो जाएगा उस दिन लोगों को मारना, जो ये किलिंग्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, केवल ऑर्गन्स के ट्रेड के लिए, समझ गए। तो इस चक्कर में ये जो एक्ट है उसके ऊपर बैन लगाता है, वो सीधा सीधा एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, कौन कौन सी बॉडीज़ है जो कि ऑर्गन डोनेशंस को लेकर भारत में काम करती है। तो सबसे पहले नाम की बॉडी है वो है नोटो। नोटो की फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश के लेवल की, देश के स्तर पर काम करने वाली बॉडी है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में सेटअप किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाने का तो काम करता है। उसके अलावा साथ ही साथ में जितनी भी हमारी ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक्टिविटीज़ हैं नेशनल लेवल पर, उनको साथ में लेकर चलने का काम करता है, ठीक है। अब इंडिया में ऑर्गन डोनेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है एग्जिस्टिंग सिस्टम। इंडिया के अंदर में एक पर्सन जो है उसको ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने आप को पूरी तरह से रजिस्टर करवाना होता है, फैमिली का कंसेंट चाहिए होता है ना। तो पूरे फैमिली के कंसेंट के साथ में उसके बाद में यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन करवाना पड़ता है। अगर फैमिली मना कर दे तो आप यहाँ पे ऑर्गन का डोनेशन नहीं कर सकते, आप ऑर्गन यहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी से नहीं निकाल सकते, समझ गए। तो पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सेकंड, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, यानी कि देखो होता यह है कि एक मेडिकल क्वालिफाई पर्सन चाहिए होता है, ठीक है। एक पर्सन चाहिए होता है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये पेशेंट है उसमें यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन की मदद करता है, ऐसा कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर इस कोऑर्डिनेटर की सबसे ज़्यादा कमी है हॉस्पिटल्स के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक इशू है। फिर उसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन है, या लास्ट कह सकते हो मेन कारण है, वो है लेस अवेयरनेस, जो कि है ही आज के समय पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि ऑर्गन डोनेशंस के बारे में कि हाँ ये ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो सब यहाँ पर आप नोटो की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पर किया जाता है। नेशनल लेवल पर ये बॉडी काम करती है, इसकी वेबसाइट पर सब कुछ आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा, समझ गए। तो डिमांड और सप्लाई में क्या पूरा का पूरा विवाद है, क्या पूरा इशू है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर ये पूरा डेटा मैंने आपको ऑर्गन डोनेशन को लेकर समझा दिया। आगे आते हैं। तो दोस्तों आज संडे है, संडे में हमारा फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पेज आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, कम से कम 85 आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूँ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को लेकर।
काफ़ी सारे आर्टिकल्स, प्लस आप 3-4 बार मेंस आंसर लिख चुके हो, चाहे आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। अभी जो नई न्यूज़ निकल कर आ रही है संडे में, वो आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी रोहिणी पैनल को लेकर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैटर क्या है, प्लस यहाँ पर ये रोहिणी पैनल क्या है, आपको पता होगा। ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को लेकर एक आर्टिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे एग्जामिनेशन में कई तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैटर क्या है और मैं आपको समझाता हूँ। पहले न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, जो जस्टिस जी रोहिणी हेडेड कमीशन है, ये कमीशन बनाया गया था, रोहिणी कमीशन। ये रोहिणी कमीशन आज नहीं बनाया गया, 2017 में ही बनाया गया था। ये कमीशन किस लिए था कि ओबीसी के अंदर में सब कैटेगराइजेशन किया जाए। अब ये क्या है मैटर, इसको समझते हैं। ओबीसी बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कई सारे यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है ना, एक तो होता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन मतलब इसको कैटेगरी में बांटना, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इस प्रकार से कैटेगरी में बांट देना। सब कैटेगराइजेशन मतलब होता है इसी कैटेगरी को और ज़्यादा कैटेगरीज में बांट देना। ये पहली कैटेगरी बच चुकी है ए बी सी डी करके, अब ए को भी यहाँ पर इसमें बांट देना, ए में A.1, A.2 है ना, A.3, तो इसका और ज़्यादा सब कैटेगराइजेशन कर देना। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ओबीसी के अंदर में सब कैटेगराइजेशन करने के लिए ये जो रोहिणी पैनल है, ये जो कमीशन इसको बनाया गया था, जिसको जस्टिस जी रोहिणी ने हेड किया था। तो इस कमीशन ने, वैसे 2017 में बनाया गया था, इस कमीशन को बार बार बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए और बढ़ाते चले गए। अब जाकर 6 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और वो रिपोर्ट दोस्तों अभी भी पब्लिक में अवेलेबल नहीं करवाई गई है। ये मैं आपको बता दूं, बस खाली यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड डेटा हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक में अवेलेबल सरकार ने नहीं करवाई है। सरकार का कहना भी देखो, इलेक्शंस वगैरह देखते हैं, इलेक्शन से पहले वो रिपोर्ट आती है या नहीं आती है, कि क्या कहना है कि ओबीसी में कैसा सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। तो रिपोर्ट अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहीं पर इतिहास समझाने वाला हूँ, ये पूरा मैटर था क्या, किस लिए ये कमीशन बनाया गया, क्या ज़रूरत थी कमीशन बनाने की, प्लस हमारा कानून जो है या जो इंडिया के अंदर में ओबीसी का स्टेटस है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो पहली चीज़, ये जो कमीशन है रोहिणी कमीशन, इसके टर्म्स और रेफरेंसेस को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये कमीशन सेटअप किया गया था 2 अक्टूबर 2017 में, 2017 में इसको बनाया गया था। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 340 है, इसके अंडर में ये कमीशन को सेटअप किया गया, क्योंकि आर्टिकल 340 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो किसी कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस के ऊपर तहकीकात करनी है, कुछ और डिटेलिंग्स निकालनी है, तो उसके लिए कमीशन को अपॉइंट करने की पावर राष्ट्रपति के पास में है, और ये पावर आर्टिकल 340 में है। और इसी आर्टिकल के तहत क्या हुआ, 2017 में ये रोहिणी कमीशन को सेटअप किया गया, जिसको जस्टिस जी रोहिणी ने लेड किया, यानी कि ये कमीशन इन्होंने हेड किया। अब इस कमीशन के टर्म्स और रेफरेंसेस क्या था ये समझते हैं। ये कमीशन क्यों बनाया गया, नंबर 1 रीज़न, ये सब रीजंस हैं। पहला रीज़न कि ओबीसी के अंदर में, जो ओबीसी के अंदर में यहाँ पर सेंट्रल लिस्टेड में ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसा आपको पता होगा ना, अलग अलग रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इधर ओबीसी। आपको पता होगा 27% जो कोटा है, कितना 27%, 27% जो कोटा है वो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रखा गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन जो ये 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लोगों को दिया गया है ना, इनमें से केवल कुछ ही कम्युनिटीज़ हैं, केवल कुछ ही कम्युनिटीज़ हैं जिनको ये फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको ओबीसी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। इस रिजर्वेशन का फ़ायदा ओबीसी के अंदर में आधी कम्युनिटी को मिल रहा है, आधी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सब ओबीसी के अंडर में रही हैं। तो उसी को बराबर करने के लिए क्या, जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसी को एग्जामिन करना, उसी को बराबर करने के लिए यहाँ पर यह पैनल को बनाया गया था कि भाई सभी को बराबर फ़ायदा मिले इस सब कैटेगराइजेशन का। समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस पैनल का पहला काम क्या था वो मैंने आपको बताया। दूसरा कि ओबीसी के अंदर में सब कैटेगरी बना देना कि भाई इतने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, इतने लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कितने लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पर देखना, उनकी एक सब कैटेगरी तैयार करना कि भाई इतना रिजर्वेशन उनको मिलेगा, इतना रिजर्वेशन। यानी कि कहने का मतलब है जैसे 27% आज टोटल कोटा ओबीसी को दिया जाता है, तो इसमें सब कैटेगरी कर देना। मतलब 27 में से यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि 17% इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिलेगा और 10% उनके लिए रख दिया गया जो बाकी बचे कुछ हैं, तो इसको भी अलग फर्दर सब कैटेगरी में बांट दिया गया। समझ गए। तो यहाँ पर ये जो पूरा कमीशन है इसका ये मेन मकसद था। प्लस एक और इसको काम दिया गया, क्या काम है कि जो सब कैटेगरीज होंगी उन सब कैटेगरीज में यहाँ पे जो कास्ट होंगी, जो कम्युनिटीज़ होंगी, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सब कैटेगरी के अंदर में कौन कौन सी कम्युनिटी, कौन कौन सी कास्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसको एक और काम दिया गया इस कमीशन को कि जो हमारी सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें जो एंट्रीज़ हैं, उसमें जो एक कम्युनिटीज़ हैं, है ना, उनका रेपिटेशन तो नहीं हो रहा है,
ठीक है। कई सारी ऐसी कम्युनिटी होती है, नाम में ऐसे होता है कि रिपीटिशन हो रहा होता है, बार बार रिपीटिशन, कोई स्पेलिंग का मिस्टेक, कोई एरर, इनकन्सिस्टेंसी, अगर ये चीज़ है तो उसको स्टडी करी जाए। ये सारे काम यहाँ पर इस कमीशन को दिए गए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत तो वैसे मेन ज़रूरत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ओबीसी के अंदर में जो 27% रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है। सरकारी नौकरी में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, प्लस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कॉलेज के अंदर यहाँ पर 27% कोटा यहाँ पे ओबीसी के अंदर मिल जाता है। लेकिन ये जो फ़ायदा मिल रहा है ओबीसी का, ये कुछ ही कम्युनिटीज़ उठा रही हैं। केवल फ्यू डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जिसको सारा का सारा बेनिफिट मिल रहा है इस कोटा से। बहुत सारी कम्युनिटी पीछे रह जा रही है, उनको ये फ़ायदे नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि वो भी ओबीसी में आ रहे हैं। तो 2018 में क्या हुआ, ये जो कमीशन था हमारा रोहिणी कमीशन, इस कमीशन ने यहाँ पर ये डेटा को एनालाइज़ किया। लगभग 1.3 कितने 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो है इनका डेटा एनालाइज़ किया और पता लगाया कि देखो इसके जॉब के साथ साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओबीसी के एडमिशन्स हो रहे हैं उसको यहाँ पर एनालाइज़ किया। एनालाइज करते हुए ये बताया कि जो ओबीसी के अंदर में जितनी भी कास्ट आ रही हैं, जितनी भी कास्ट को ओबीसी में कवर किया गया है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे 100 कास्ट ओबीसी के अंदर में आ रही हैं, तो इन 100 कास्ट में से केवल और केवल 25% ही जो ओबीसी की कास्ट हैं उनको 97% का बेनिफिट मिल रहा है। समझ गए इस बात को? तो मतलब ओबीसी में जो फ्यूअर कास्ट हैं, बहुत कम डोमिनेंट ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। 97% तक बेनिफिट्स वही लोग उठा रहे हैं। ये बात यहाँ पर बोली गई थी। तो करना क्या है, अब आधे लोग रह गए इस बेनिफिट से, उनको भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाना चाहिए, यही तो ज़रूरत है। इसीलिए तो यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब कितने लोग रह जा रहे हैं ये भी बताया गया। ओबीसी कम्युनिटीज़ में लगभग 983 अलग अलग कम्युनिटीज़, कितनी 983 अलग अलग कम्युनिटीज़ जिनका जॉब या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिला इन्हें ओबीसी का। समझ गए, ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं मिला इन्हें ओबीसी का। तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत है ये सब कैटेगराइजेशन की। तो सब कैटेगराइजेशन का मेन मकसद क्या है कि जो 27% का कोटा दिया है, इसी 27% कोटा के अंदर में और इसको फर्दर डिवाइड कर देना। इसी 27% के अंदर में जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए अलग से इसमें से ही निकाल कर थोड़ा सा उनको प्रोवाइड करवाना। इसी में से, इसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, इसी में से यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवा देना जो अंडर रिप्रेजेंट है, जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्लियर? आगे आते हैं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेटस है, जो ये आरक्षण दिया गया ओबीसी वालों को, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या था इंडिया में। देखो, इस पूरी जर्नी की, इस पूरे सफ़र की जो शुरुआत होती है वो कालेलकर कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद स्टार्ट होती है। कालेलकर कमीशन बनता है 1953 में और ये पहला इंस्टांस था कि एससी और एसटी के अलावा, क्योंकि हमारे देश के स्तर पर एससी एसटी को यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू जो रिजर्वेशन है वो दिया गया। अब एससी एसटी के अलावा यहाँ पर जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी बात की जाने स्टार्ट की गई इस कमीशन के थ्रू 1953 में, और पहली बार यहाँ पर ये बातचीत स्टार्ट होती है। और 1953 से आगे समय बढ़ते बढ़ते 1980 आ गया और 1980 में एक मंडल कमीशन रिपोर्ट आती है। मंडल कमीशन रिपोर्ट ने यहाँ पर एक एस्टिमेशन देकर ये बोला कि जो बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, एससी एसटी के अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी की पॉपुलेशन है हमारे देश में वो 52% के आसपास है। और लगभग यहाँ पर 1257 कितनी 1257 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में आती हैं, वो बैकवर्ड हैं, सॉरी बैकवर्ड क्लासेस में नहीं, बैकवर्ड हैं, तो उनको भी एक ना एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और इसी यहाँ पर इनइक्विटी को एड्रेस करते हुए सजेस्ट ये किया गया कि जो कोटा दिया जा रहा था, यानी कि पहले ओबीसी से पहले केवल एससी और एसटी के लिए ही कोटा हुआ करता था, केवल 22.5% का कोटा उनको रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जब ये देखा कि कई सारी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनको भी कोटा मिलना चाहिए, इसके बेसिस पर क्या हुआ कि जो ये रिजर्वेशन इसको बढ़ा दिया गया, 49.5% तक रिजर्वेशन हो गया, जिसमें से 27% रिजर्वेशन जो है ये ओबीसी कैटेगरी को दे दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। बाकी यहाँ पर एससी एसटी के लिए हमारे बाकी रिजर्वेशंस हो गए, ठीक है, और बाकी जो बचा वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी हो गई। समझ गए? तो वैसे आज की तारीख में अगर हमारे देश में रिजर्वेशन आपने देखना हो तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उस कैटेगरी में यहाँ पर एसटी है, एससी है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी है, और अब तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं और इनको कितना कितना कोटा मिला हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। जैसे एसटी को यहाँ पर 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया है और एससी को यहाँ पर दिया गया है 15% का रिजर्वेशन और ओबीसी को 27% का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया। तो अगर आप यहाँ पर इन चारों को टोटल करते हो तो आपका आ गया 59.50%।
ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल रिजर्वेशन है हमारे देश में देखने को मिल जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस तो बाद में आया है ना यार, 2019 में आया है। ईडब्ल्यूएस काफ़ी बाद में आया है। हम लोग बात कर रहे थे ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस से पहले केवल एससी एसटी के पास में रिजर्वेशन था, तो उसको बढ़ाकर यहाँ पर ओबीसी को दिया गया, तो टोटल रिजर्वेशन 49.5% के आसपास हो चुका था ओबीसी को इंक्लूड करने के बाद में। क्लियर हो गया। अब जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया ना, तो इसी केस में ये देखने को मिला कि ओबीसी वाली कैटेगरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हाई क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी कट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको तो यहाँ पर कोई ऐसे बेनिफिट मिलने नहीं चाहिए। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरवीन करते हुए हमारी केंद्र सरकार से बोला कि आप ओबीसी का रिजर्वेशन दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना होगा, क्रीमी लेयर को हटाना होगा। यानी ओबीसी में फ़ायदा दो सबको, लेकिन जो क्रीमी लेयर है, जो हाई इनकम कैटेगरी है, जिनकी इनकम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ से इस रिजर्वेशन पॉलिसी से हटाना होगा, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो डिसएडवांटेज पर्सन है, जिनके पास में कोई प्रॉपर कह सकते हो कि फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, उनको यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर बेनिफिट्स ओबीसी के वो प्रोवाइड करवा पाएँ। एडवांस सेक्शन को छोड़कर बाकी नॉर्मल सेक्शंस तक ये बेनिफिट्स पहुँचने चाहिए। ये बात 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 2018 में एक और काम हुआ था। 2018 में जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये लेकर आया गया, और वो जो 102 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसने हमारी एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, इसको एक संवैधानिक स्टेटस दे दिया। तो एनसीबीसी आज हमारे संविधान के अंदर में मेंशन्ड है। ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से कमीशन बनाया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। तो एनसीबीसी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी हो चुकी है, इसके पास में बहुत अथॉरिटी, बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है जिसमें ओबीसी भी हैं, उन सब की ये प्रोटेक्शन कर सके, उनके सेफ गार्ड की बात कर सके, उनके हित में बात कर सके। समझ गए। तो यूपीएससी ने अब की बार 2023 में यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया था। प्रश्न ये था, जो कि आज के मैंने प्रीवियस ईयर में दिया है, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ इन इंडिया। 4 बॉडीज़ आपको यहाँ पर दी गई हैं, बताना इन चारों बॉडीज़ में से कौन सी एक ऐसी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, यानी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एनसीबीसी इकलौती बॉडी है जिसको संवैधानिक स्टेटस मिला हुआ है, दैट इज़ वाई यहाँ पर जो सही है वो आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, केवल एक बॉडी है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, आगे आते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं साइंस एंड टेक के पेज पर। संडे है, संडे में साइंस एंड टेक पर केवल एक लौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। पिछले संडे भी हमने ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में डिस्कशन किया था। आज फिर से यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है। क्या इंडिया 2025 तक जो टीबी के केसेस है वो भारत से समाप्त कर सकता है? देखो, भारत ने कई सारे टीबी के केसेस ख़त्म किए हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में टीबी प्रेवलेंट है। बहुत ज़्यादा केसेस आपको टीबी के देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे हमारे पास में एक प्रोग्राम है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि भारत का, जिस प्रोग्राम के अंदर मेन मकसद है कि हम 2025 तक टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकें। लेकिन पता है ट्यूबरक्लोसिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर बीमारी का पता चले तो हम उसको ठीक कर दें। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे ज़्यादा बीमारी ऐसी होती हैं जिनका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी प्रॉपर उसकी जो चेकअप है वो नहीं हो पाता। चेकअप के दौरान पता नहीं चल पाता क्या इंसान को टीबी है, और वो इंसान फिर टीबी को फैलाता हुआ चले जाता है, क्योंकि टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकती है। क्योंकि जिस इंसान को टीबी है, अगर वो नॉर्मल इंसान के सामने खांसे, छींके, उसके जो जर्म्स हैं वो नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आए, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान को भी टीबी हो सकता है। टीबी में होता क्या है, जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा एक इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए। तो रिपोर्ट का कहना यह है कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है टीबी एलिमिनेशन का, जो कि 2017 से 2025 तक का भारत का टारगेट है कि हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, उसमें हमें सबसे पहले डायग्नोस करना होगा। डायग्नोस मतलब टीबी के केसेस का पता लगाना होगा कि भारत में टोटल कितने केसेस हैं, और डायग्नोस करने में आज हम पीछे हैं। डायग्नोस करने के 2 तरीके आपको देखने को मिलते हैं। एक है स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट। स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट, ये यहाँ पे आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा। जो दूसरा है मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो ये पुराना वाला स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट है ना, इससे कहीं गुना ज़्यादा मॉलिक्यूलर टेस्ट अच्छा है। तो मॉलिक्यूलर टेस्ट का यूज़ करके आप टीबी के केसेस का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे स्मीयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट हैं, इसके जो मतलब ये पहले से जो डायग्नोसिस हुआ करते थे, वो टेस्ट आज के समय पर कम हो चुके हैं। 2015 में ये 9.1 मिलियन टेस्ट हुए थे, और आज 2022 में केवल 5.8 मिलियन टेस्ट हुए हैं। तो ये टेस्ट लगातार कम होते हुए चले जा रहे हैं, ये यहाँ पर बोला गया। जबकि मॉलिक्यूलर टेस्ट आज के समय पर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स, उनका कहना यह है मॉलिक्यूलर टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि मॉलिकुलर टेस्ट थोड़ा सेंसिटिव है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंस होता है, कई सारी टीबी ऐसी होती है ना जिनकी टेस्टिंग आप नहीं कर पाते और वो केस मिस हो जाता है। अब टेस्ट में निकल के आया नहीं, वो इंसान टीबी लेके घूम रहा है और फिर क्या हुआ, वो आगे फैलाता हुआ चला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्मीयर माइक्रोस्कोपी वाला टेस्ट था इसकी सेंसिटिविटी 50% थी बस, और जो रिम्पाफिसिन रेसिस्टेंट वाले केसेस थे ये इनको नहीं देख पाता था, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी ये टेस्ट, और इससे बहुत सारे केसेस मिस हो जाते थे। जबकि 2014 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मॉलिकुलर टेस्ट है आप मॉलिकुलर टेस्ट करो। मॉलिकुलर टेस्ट कहीं ना कहीं एक बढ़िया टेस्ट है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट से ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी है, और इस प्रकार के जो रिमाफिसिन रेजिस्टेंस वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको भी आराम से पता लगा लेता है। तो यहाँ पे कोई भी केस ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, वो केसेस यहाँ पर पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं इसकी पकड़ में आ जाएंगे। समझ गए? तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। जो नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट है 2019-20-21 की, इसने ये बोला है कि 64% जो इंडियन हैं उनको जब टेस्ट किया गया तो उनमें टीबी पाया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। तो पुरानी वाली टेक्निक का यूज़ ना करके हमें नई वाली टेक्निक का यहाँ पे यूज़ करना होगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो टेस्टिंग के दौरान रिमाफिसिन नहीं पाया जाता था पुरानी वाली टेक्निक में, लेकिन यहाँ पे जो नई वाली टेक्निक है वो कहीं ना कहीं इसको भी पकड़ लेती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट मेथड है, ऐसा यहाँ पर मैंशन किया जा रहा है। बाकी टीबी के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना, कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। टीबी एक माइकोबैक्टीरिया से फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, उसी से यहाँ पर टीबी की बीमारी फैलती है। समझ गए? और ये माइकोबैक्टीरियम की वजह से टीबी के अलावा कई सारी और बीमारियाँ होती हैं। टीबी ज़्यादातर हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। टीबी एक ठीक मतलब उसको आप ठीक कर सकते हो, एक क्यूरेबल डिजीज़ है। अब टीबी यहाँ पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लक्षण क्या है? लक्षण यही है यहाँ पर कि चेस्ट में दर्द होता है, शरीर कमज़ोर होता है, वेट लॉस होने लगता है, बुखार, नाइट स्वेट्स होने लगते हैं। और दुनिया भर में टीबी के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दुनिया में टोटल 8 देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं, और उन 8 देशों में से सबसे टॉप पर जो आने वाले देश हैं वो हैं इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप यहाँ पे कोई और वैसा इशू नहीं है ना। चलो फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अच्छा, कल ना जो थंबनेल बनेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, उसके लिए मैं ये वाला आर्टिकल छोड़ रहा हूँ ताकि कल थंबनेल बने और तभी यहाँ पर इसको हम डिस्कस करें। ठीक है, तो थंबनेल थोड़ा ऐसा बनना चाहिए, थोड़ा लोगों में क्यूरियोसिटी जग जाए और वो उसको देखें वीडियो को, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। तो वैसे ही यहाँ पर थंबनेल लेकर चलने की कोशिश रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा वो वाला आर्टिकल को मिस किया, क्योंकि उसी के बेसिस पर कल का अपन हम थंबनेल बनाएंगे। बाकी दोस्तों ये आर्टिकल होते हैं हमारे समाप्त, और यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। जो चंद्रयान 3 है वो लूनर ऑर्बिट में पहुँच चुका है, अब हमारी चंद्रमा के ऑर्बिट पर पहुँच चुका है। ये हमारा पृथ्वी हुआ, पृथ्वी से जो ये चंद्रयान 3 है वो निकला था और अब यहाँ पे चंद्रमा के ऑर्बिट पर पहुँच चुका है, और जल्दी अगस्त के अंदर में जो चंद्रमा है वहाँ पर यह लैंड करने वाला है। वो रिपोर्ट्स जैसे जैसे आएंगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगेन कुछ ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक ही बार में इसका बड़ा डिस्कशन होने वाला है आने वाले समय पर। नाउ प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन ऑलरेडी इसका आंसर बता ही चुका हूँ। 2023 का ये क्वेश्चन था कि कौन सी बॉडी है इन चारों में से जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का करार दिया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इन चारों में से केवल एक ही बॉडी है, ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जा रहा है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।